नमस्कार। आरोग्य का मॉडर्न युग इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस कार्यक्रम में किडनी फेलियर के बारे में। किडनी फेलियर कॉमनली आजकल सुनाई देता है, लेकिन एग्जैक्टली किडनी फेलियर होता क्या है, क्यों होता है, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे मॉडर्न होम्योपैथी के फाउंडर चेयरमैन डॉक्टर विजय कुमार माने जी से। सर, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्ते। और किडनी एक महत्वपूर्ण अंग है हमारा, लेकिन आजकल कॉमनली हम सुनते हैं कि लगभग हर एज ग्रुप में किडनी फेल हो गई है। किडनी फेल क्यों होती है और क्या होता है ये किडनी फेलियर? किडनी फेलियर इसका मतलब है किडनी काम करना बंद हो जाना। तो किडनी का काम है एक्सक्रीशन करना। शरीर में जो हानिकारक तत्व पैदा होते हैं, खाने में से आते, जो जिनको पॉइजन बोलते हैं, पॉइजनस चीज़ें कुछ चयापचय की क्रिया में तैयार होती है, तो उसको बाहर निकलने का काम किडनी करते हैं। प्रामुख्य से यूरिया नाम का एक घटक होता है जो प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट है। तो यूरिया क्या होता है, शरीर से बाहर निकालने का काम किडनी करती है। किडनी दो होती है, राइट और लेफ्ट, दोनों साइड में। तो जब वो दोनों किडनियां काम करना, उसका काम हैम्पर होता है, कम होता है, किडनी को नुकसान होता है, तब वो दोनों किडनियां काम करना कम कर देती है और बाद में बंद कर देती है। तो यूरिया जो है वो बाहर निकलना बंद होने की वजह से एक क्लिनिकल कंडीशन निर्माण होती है, उसको बोलते हैं यूरेमिया। उसमें शरीर में, खून में यूरिया की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ती है, जिसको यूरेमिया ऐसा बोलते हैं। तो यूरेमिया के कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि जी मचलना, नौशिया, वॉमिटिंग, लूज मोशंस, ब्रेथलेसनेस, चक्कर आना, या रुग्ण बेशुद्ध भी, उसमें कोमाटोस भी हो सकता है अगर वो ट्रीट नहीं किया, मतलब यूरिया बाहर नहीं निकाला। तो ये जो समुच्चय है लक्षण का, उसको बोलते हैं क्रॉनिक किडनी फेल्यूर या एंड स्टेज रीनल डिसीज, ESRD ऐसे उसको बोलते हैं। कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में उसके लिए डायलिसिस करने की ज़रूरत पड़ती है यूरिया बाहर निकालने के लिए, जो हफ्ते में 2 बार या कभी कभार वो 3 बार करने के लिए सलाह दी जाती है। या किडनी काम करना बंद हो जाए तो ट्रांसप्लांट करना, यही एकमेव उसके लिए ट्रीटमेंट रहती है जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में है। अभी आपने जो चीज़ें बताई है, जैसे जी मचलना या ये कॉमन बहुत से सिम्टम्स हैं, तो हम कैसे समझे कि ये मतलब नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा है, या हमें किडनी के टेस्ट करानी चाहिए? ये मतलब कब किसी ने सोचना चाहिए कि ये हो सकता है किडनी से रिलेटेड है? क्रॉनिक किडनी डिसीज, ये जो बीमारी है, उसमें जो लक्षण दिखते हैं, जैसे कि मैंने बताया, जी मचलना, वॉमिटिंग, लूज मोशन, दिन में 10 से 12 बार दस्त होना, वॉमिटिंग दिन में 5-6 बार या उससे ज़्यादा होना, सांस फूलना, क्योंकि शरीर में पानी तैयार होता है एब्डोमेन में और चेस्ट में, उसको प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं। रुग्ण कोमा में जा सकता है, चक्कर आना, हेडेक, सिर दर्द, ऐसे लक्षण होते हैं। बाकी के बीमारियों में भी ये लक्षण हो सकते हैं। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए, किडनी के लिए जब किसी को लगता है डॉक्टर को कि ये पर्टिकुलर पेशेंट में किडनी की बीमारी हो सकती है, क्योंकि उसके साथ पैरों के ऊपर सूजन, चेहरे के ऊपर सूजन, हाथ में सूजन, पेट में सूजन, ऐसे लक्षण भी दिख सकते हैं। तो डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ टेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि एब्डोमिनल सोनोग्राफी। इसमें रीनल कॉर्टिकल डिसफंक्शन दिखता है, किडनी की साइज कम हुई, किडनी सिकुड़ गई, ऐसे दिख सकता है। दूसरी बात, कुछ बार यूरेटर में हाइड्रोयूरेटर या हाइड्रोनेफ्रोसिस दिखता है। पेट में पानी दिख सकता है, चेस्ट में इफ्यूजन दिख सकता है जब यूरेमिया ज़्यादा हो, यूरिया। तीसरी बात, कुछ खून के टेस्ट है, जैसे कि CBC में हीमोग्लोबिन कम दिखता है, क्योंकि खून तैयार करना, हीमोग्लोबिन तैयार करने में किडनी का भी एक अहम रोल होता है। प्लेटलेट कम दिखते हैं, जो WBC है वो डिस्टॉर्टेड दिखेंगे। यूरिया जो होता है वो यूरिया ज़्यादा दिखेगा, नॉर्मल लेवल करीबन अप टू 45 रहती है, और क्रिएटिनिन 1.5 तक या 1.7 तक नॉर्मल हर एक लैब में अलग दिखाता है, रहता है। तो क्रिएटिनिन हाई दिखेगा और यूरिया बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे रिपोर्ट में दिखेगा। जब
मोर देन 100 यूरिया रहता है तब ये लक्षण दिखते हैं, इसको यूरेमिया बोलते हैं। ऐसी बात है। तो ये लक्षण और रिपोर्ट से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर पर्सन में किडनी की बीमारी है या कोई अलग बीमारी है। हाँ। सर किडनी फेलियर होता क्यों है? जैसे मैं बताता हूँ आपको बार बार कि जब किडनी के नॉर्मल सेल जो है वो डिस्टॉर्टेड होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, जिनको रीनल ट्यूब्यूल्स ऐसे बोलते हैं। तो रीनल ट्यूब्यूल्स का काम है यूरिया बाहर निकलना, ज़्यादा हुआ कैल्शियम बाहर निकलना, सोडियम बाहर निकलना, ये उसका फंक्शन है। तो यूरिया बाहर निकलना जब वो बंद करता है, हीमोग्लोबिन तैयार करना बंद करता है, तो किडनी फेलियर होता है। यूरेमिया नाम की कंडीशन पेशेंट में पैदा होती है क्योंकि ये यूरिया बाहर ही नहीं निकलता। दूसरी बात, पेशाब कम होती है, उसके वजह से सूजन आती है। तो पेशाब निकालना कम हो जाएगा और सूजन जब आ जाएगी, यूरिया निकलना कम हो जाएगा, तब यूरेमिया के लक्षण दिखेंगे। ये क्लिनिकल कंडीशन को किडनी फेलियर ऐसे बोलते हैं। बट ये होता किस वजह से, मतलब हमारी लाइफस्टाइल की वजह से होता है या कुछ डिस्फंक्शन जो होना शुरू होता है, उसके क्या कारण हो सकता है? हाँ, पहले भी मैंने बता चुका हूँ मैं कि लोगों में बचपन में एक बीमारी बच्चों में होती है नेफ्रोटिक सिंड्रोम नाम की। नेफ्रोटिक सिंड्रोम बीमारी में क्या होता है, प्रोटीन लॉस होता है किडनी से। उसके वजह से जो नॉर्मल ट्यूब्यूल्स होते हैं किडनी के, वो नष्ट हो जाते हैं। तो उसके वजह से किडनी फेलियर बाद में यंग एज में या ओल्ड एज में किडनी फेलियर हो जाएगी। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बहुत से कारण हैं, जैसे कि पेन किलर्स, एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक दवाएं खाना, एंटी एलर्जिक दवाएं खाना। दूसरी बात, अनुवंशिकता भी है। कुछ ऑटो इम्यून डिसीज है, जैसे कि एसएलई नाम का एक डिसीज है, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमाटोसस। किडनी फेलियर का एक महत्वपूर्ण कारण पूरे वर्ल्ड में है NSAIDs, यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। उसमें डाइक्लोफिनेक सोडियम नाम का एक ड्रग आता है, आइबुप्रोपेन और पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन एक आता है, सेलेकोक्सिब नाम का एक ड्रग आता है। ऐसे बहुत से ड्रग है जो शरीर के ऊपर, जब शरीर के अंदर जब जाएंगे, हम खाएंगे ड्रग, तो उसका पचन होता है और वो खून में चले जाते हैं। तो खून में से बाहर निकलने का काम एक तो लीवर करता है थ्रू बाइल, या किडनी करती है। तो किडनी में से वो जब बाहर निकलेगा तो किडनी को वो हानि पहुंचाएगा, क्षति पहुंचाएगा। उसके वजह से पूरे वर्ल्ड में अभी किडनी फेलियर के रुग्ण बड़े पैमाने पे दिखते हैं। जो कंट्री में ये जो NSAIDs है, जो धड़ल्ले से OTC मिलते हैं विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन, वही लोगों को कुछ पता नहीं चलता। लोग ऐसे समझते कि इतनी छोटी गोली से क्या हो जाएगा। तो इतनी छोटी गोली जो है वही ज़्यादा नुकसान करती है। जनरली किस लोग पेन किलर क्यों लेते हैं, क्योंकि लोग पेन नहीं सहन करते, दर्द। तो लोगों को लगता है कि एक गोली खाने से दर्द मेरा चला जाता है, तो बाकी कुछ नुकसान होता है, लोगों को पता नहीं चलता। लोगों में उतनी जानकारी नहीं है। भारत ये ऐसा देश है कि अर्ध शिक्षित लोगों का है। जो शिक्षित लोग हैं वो भी ज़्यादा विचार विमर्श नहीं करते, मेडिकल फील्ड का या डॉक्टर का सलाह नहीं लेते, खुद ही दवा खाते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं। वो लोगों में किडनी में क्षति पहुंचाती है। क्षति जो धीरे धीरे बढ़ती है। जब तक किडनी पूरी तरह फेलियर नहीं होती, जब यूरेमिया पैदा नहीं होता, तब तक लोगों में लक्षण नहीं दिखते हैं। जब तक लक्षण नहीं दिखते तो कोई भी पर्सन डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, शिक्षित डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, कभी कभार उसका डायग्नोसिस नहीं हो पाएगा। इसी वजह से किडनी पूरी तरह फेलियर होने के बाद लोगों को पता चलता है और तब लोग डायलिसिस के ऊपर या ट्रांसप्लांट के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। ये तो मतलब डायलिसिस और ट्रांसप्लांट जो है तो बहुत आगे चलकर, मतलब जो स्टेज आता है क्रिटिकल, उसी कंडीशंस में होते हैं। सर वहाँ तक ना पहुँचे, इसीलिए क्या हमने कोई डाइट पर्टिकुलर है जो इसका ध्यान रखना चाहिए? डाइट से ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि लोगों ने पेन किलर खाना कम करना चाहिए। अब जब यूरेमिया होता है, किडनी फेलियर होती है, तो हमारे पास आना चाहिए। मॉडर्न होम्योपैथी से अनेक लोगों का डायलिसिस पूरी तरह बंद हुआ है। जो लोग डायलिसिस से पहले आए वो डायलिसिस तक नहीं गए हैं, तो लोगों को ट्रांसप्लांट भी नहीं करना पड़ने की ज़रूरत पड़ी है। ऐसा है। तो सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है वो पेन किलर्स। तो पेन किलर खाना पूरी तरह बंद करना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और डाइट की बात अगर करें तो जब यूरेमिया होता है तो प्रोटीन की मात्रा खाने में कम करनी चाहिए, लेकिन आवश्यक प्रोटीन तो लेना ही पड़ेगा। और ऑयल जो है वो एकदम कम करना चाहिए। आपका डाइट लो ऑयल और लो सोडियम वाला डाइट रहना चाहिए,
खाने में जो सादा सोडियम मीट रहता है, सॉल्ट रहता है, वो खाना चाहिए। करीबन 2 से 4 ग्राम तक ही सोडियम की मात्रा कम रखनी चाहिए। अगर आप ऐसे करोगे तो ब्लड प्रेशर भी नहीं बढ़ेगा और यूरेमिया भी नहीं बढ़ेगा, और आपका जो यूरेमिया कंट्रोल में रहने के कारण मॉडर्न होम्योपैथी से उसमें सुधार हो जाएगा और आपको डायलिसिस की तरफ या ट्रांसप्लांट की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको आपने डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट से बचाया है, उनकी तकलीफ को न सिर्फ कम करते हुए उन्हें एक सामान्य जीवन की ओर आपने हाथ बढ़ाया है। सर, ऐसे ही एक पेशेंट है नागपुर से, जसबीर सिंह जी, तो आप उनके बारे में क्या बताएं? ये जो पेशेंट है जसबीर सिंह जी, ये चंद्रपुर से है, विदर्भ रीजन से, नागपुर के पास। वो जब हमारे पास 2023 में आए थे, 1 साल पहले करीबन, तब उनका 243 यूरिया था, मतलब बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन थी उनकी, और क्रिएटिनिन 10.49 से कुछ 11-12 तक वो क्रिएटिनिन चला गया था। कंडीशन सीरियस थी काफ़ी उनकी। उनको डायलिसिस करने के लिए बोला था क्योंकि यूरेमिया में वो लैंड हो चुके थे। यूरिया बहुत ज़्यादा था, इसकी वजह से लूज मोशंस, वॉमिटिंग, ब्रेथलेसनेस, सांस फूलना, चक्कर आना, नियर कोमेटोज भी वो थे। तब हमने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। उनको भी हमने बताया कि हम कोशिश करेंगे कि यूरिया बहुत ज़्यादा था। ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद, जैसे आपको पता है सभी लोगों को कि मॉडर्न होम्योपैथी की ट्रीटमेंट ये ओपीडी बेसिस ट्रीटमेंट है, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। ऐसे क्रिटिकल पेशेंट को भी हम घर में रहकर इलाज कर सकते हैं, करते हैं, पिछले 29 साल से ये कर रहे हैं। तो शुरू करने के बाद उनका यूरिया धीरे धीरे कम होने लगा, उनकी क्लिनिकल कंडीशन में इम्प्रूवमेंट होने लगी, सांस फूलना कम हो गया, बाद में बंद हो गया, लूज मोशन बंद हो गए, वॉमिटिंग बंद हो गया, और अभी वो पूरी तरह स्वस्थ है। जब दिसंबर में हमने रिपोर्ट की, 1 साल पूरे होने से ही पहले, मतलब करीबन 10-11 महीने के बाद, तो उनका यूरिया अभी 45 है, वो नॉर्मल लेवल है, और क्रिएटिन 1.06 है। तो इतने जल्दी इतनी अच्छी इम्प्रूवमेंट हो गई। उनका क्रिएटिन 1.5 है, तो ये नॉर्मल लेवल है। इतने जल्दी उनमें इम्प्रूवमेंट हो गई, उनको डायलिसिस करने की नौबत नहीं आई या ट्रांसप्लांट करने की नौबत नहीं आएगी। अगर पेशेंट पूरी तरह डाइट फॉलो करता है तो मॉडर्न होम्योपैथी की दवा 100% काम करने वाली है, ये इससे सिद्ध होता है। ऐसे क्रिटिकल कंडीशन में भी हम लोगों को डायलिसिस से दूर रख सकते हैं या ट्रांसप्लांट से दूर रख सकते हैं। ऐसे बहुत से पेशेंट पूरे वर्ल्ड में अपने पास पिछले 29 साल से है। सर, आपने जो बताया वो सही में काबिले तारीफ है। अब हम जसबीर जी से जानना चाहेंगे कि डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट से बचने के बाद एक सामान्य जीवन जीते हुए उन्हें कैसा लग रहा है। जसबीर सिंह उम्र 60 साल, चंद्रपुर के रहवासी। उनको पूरे बदन में सूजन, कमजोरी ऐसी तकलीफें थी। उनका क्रिएटिनिन 10.4 और यूरिया 244 इतना बढ़ गया था। डॉक्टर ने उनकी किडनी फेल है और बार बार डायलिसिस करना पड़ेगा, नहीं तो किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, ऐसे बताया। ये मेरे पिताजी हैं, इनका नाम जसबीर सिंह है। हमने मॉडर्न होम्योपैथिक से दवाई ली है। इनका क्रिएटिनिन इतना बड़ा हुआ था कि डॉक्टर ने सबने बोल दिए थे कि किडनी फेल है, अभी डायलिसिस करना पड़ेगा। लेकिन फिर हमको पता चला कि ऐसा ऐसा है करके, मॉडर्न करके ट्रीटमेंट है अपने यहाँ नागपुर में। तो हम लोग चंद्रपुर से रहने वाले हैं, तो वहाँ से फिर यहाँ आए। एड्रेस पे इनका नंबर हमको नेट से मिला, तो फिर मैम को फोन लगाया हमने, तो मैम बोले आ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर हम लोग जैसे ही आए वैसे ही समझ लो यहाँ से ट्रीटमेंट लिया, तो 10 दिन में हमको पता चल गया कि आराम होने लग गया है। तो अभी हमारी नेक्स्ट रिपोर्ट आई है जो बहुत अच्छी है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ लो और 1 महीना हो गया हमको ट्रीटमेंट को, समझ लो 15-20 दिन में पूरा रिकवर हो जाएगा, अभी हमको इतनी उम्मीद है। तो मेरे पिताजी की तबीयत पहले से इतनी अच्छी हो गई है कि हम बता नहीं सकते। एकदम बेस्ट रिजल्ट है। और मैम ने भी हमको बहुत सहकारी किया। जैसी जैसी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैम को फोन करते हैं, मैम ऐसी प्रॉब्लम है, तो मैम सॉल्व करके देते हैं। और अभी तो
बहुत अच्छी तबीयत है। मॉडर्न होम्योपैथी के इलाज से जसबीर सिंह जी की तबीयत में सुधार आया है। 21 मई 2024 की रिपोर्ट के अनुसार उनका क्रिएटिनिन 1.52 और यूरिया 34.15 इतना कम हुआ है, मतलब नॉर्मल है। वे अब मॉडर्न होम्योपैथी इलाज से सामान्य और खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। उनको अब डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं है। अभी हमने देखा कि डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट जैसी भयंकर चीज़ों से बचते हुए एक सामान्य जीवन जीने के बाद इंसान सिर्फ खुद नहीं बल्कि अपने परिवार को भी खुश तो रखता ही है, पर इतनी डिफ़िकल्ट कंडीशन में जिन्होंने हाथ दिया उन्हें इस तकलीफ से बाहर निकालने के लिए वो है मॉडर्न होम्योपैथी। तो जाते जाते बस इतना ही कहूँगी कि कोई भी तकलीफ अगर आती है तो मॉडर्न होम्योपैथी हमेशा आपके साथ है। आज की ये चर्चा यही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ। नमस्कार। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ इसी मौके पे, पॉजिटिव एटीट्यूड मैटर्स। आपका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, आपको मार्ग मिलता है। जैसे जसबीर सिंह को मिला, उन्होंने एटीट्यूड पॉजिटिव रखा, इसलिए हम उनको मिल गए, उनकी ट्रीटमेंट हो गई और अब वो डायलिसिस या ट्रांसप्लांट से परे है। तो ये बड़े महत्वपूर्ण चीज़ है। सभी लोगों को मैं विनती करता हूँ कि पॉजिटिव सोच हमेशा रखिए, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है।